Hello everyone, welcome to Gyanasri classes once again. Guys, in this video we will discuss about some important questions which are related with our CTET and all state TET examination because इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपी टेट, सीटेट एंड ऑल अदर स्टेट टेट एग्जामिनेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ सेलेक्टिव और कुछ इम्पॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वो क्वेश्चन पसंद आएंगे और आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुनाओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, मैं टर्म्स को हिंदी में भी बताऊंगी जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखिए, हमें ये बताना है कि समस्या समाधान में कौन सा एक बाधक कारक है। तो इंसाइट जिसे सूझ कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन जिसे भगनाशा कहते हैं, अनएग्जाइटी जिसे चिंता कहते हैं, और लास्ट में है नेगेटिव मेंटल सेट, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो हमें ये बताना है कि कौन सा है जो ऑब्स्टिकल है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल नहीं है, नॉट एन ऑब्स्टिकल। तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नकारात्मक मेंटल लेवल से या मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अनएग्जाइटी भी नेगेटिव ही है, और नेगेटिव मेंटल सेट तो नेगेटिव है ही। तो ये तो हमारे बाधक हैं किसमें, समस्या के समाधान में। अब बात करिए इंसाइट की जिसे सूझ कहते हैं। तो सूझ से तो समस्या का समाधान होता है, सूझ से तो आप किसी भी गूढ़ समस्या या कह रहे बहुत ही डीप प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव वे है समस्या को समाधान करने के लिए। तो ये ऑब्स्टिकल कैसे होगा, तो इंसाइट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस। इनमें से कौन सा एक संवेग है, हमें संवेग को सिलेक्ट करना है। स्टिमुलस जिसे उद्दीपक, मेमोरी स्मृति, अम्यूजमेंट जिसे आमोद कहते हैं हिंदी में, आमोद, और जो लास्ट है हमारा अटेंशन जिसे बोलेंगे हम ध्यान। तो हमें बताना है कि कौन सा एक संवेग है जो इमोशन से रिलेटेड है। देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा अम्यूजमेंट जिसे आमोद बोलते हैं, क्योंकि मैक्जूगल ने 14 टाइप्स के इमोशंस बताए हैं, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, इस तरीके से लेकर के 14 टाइप्स के इमोशन बताए हैं, जिसमें लास्ट में उन्होंने बताया अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट इज अ काइंड ऑफ इमोशंस जो कि मैक्डूगल ने बताया है। तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। Now next question, which is question number 3rd. So who is basically linked with FIACS? Now अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके कर सकते हैं। कैसे? F फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्लैंडर। कौन रिलेट करता है, कौन लिंक्ड है इससे? फ्लैंडर से। फ्लैंडर्स ने इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें इन्होंने वर्बल बिहेवियर पर फोकस करते हुए शिक्षकों के व्यवहार का मापन कैसे करना है उस पर बात की है। इसके लिए उन्होंने कुछ टैबुलेशन फॉर्म में रूल्स रेगुलेशन को भी बताया है। तो ये फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को किसने डेवलप किया है? फ्लैंडर्स ने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स। यानी कौन सा कथन है जो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, क्वेश्चनिंग स्किल के लिए सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यूजिंग इनकरेजिंग मेथड्स वाइल क्वेश्चनिंग, ठीक है, जो कहता है कि प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक इनकरेजिंग मेथड को यूज करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है ऑप्शन, ये तो कहीं ना कहीं करेक्ट है क्वेश्चनिंग स्किल के लिए, बिल्कुल। उसके बाद देखिए इनकरेज क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जिससे प्रोत्साहन मिले, इनकरेज क्वेश्चनिंग। इस तरह के क्वेश्चन पूछना भी क्वेश्चनिंग स्किल का पार्ट है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ यस और नो, इसको हम डाउट में रखते हैं, यस और नो की बात कहाँ से आ गई।
सिर्फ आप एज अ टीचर किसी बच्चे से हर सवाल का जवाब बस हाँ और ना में तो नहीं मांगेंगे। आपको ये तो क्वेश्चन डेवलप की कोई स्किल नहीं हुई। आप पूछेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान करने में बस अब हाँ और ना की तो ज़रूरत नहीं होती है, उस पर विचार मंथन करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा क्वेश्चनिंग स्किल की, ये रिलेट नहीं करता क्वेश्चनिंग स्किल्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, डेवलप सेंसिटिविटी टुवार्ड्स लिसनिंग। ये भी होगा क्वेश्चनिंग स्किल का ये एक मेथड है जिससे संवेदनशीलता विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेंसिटिविटी बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में क्या होगा, एक संवेदनशीलता होगा, भाव को समझ पाएंगे हम बच्चों के, बच्चे क्या चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है इसको समझ पाएंगे, ये सेंसिटिविटी को समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चनिंग स्किल का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वे है और मेथड है। लेकिन जो यस और नो में क्वेश्चन लेना है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग स्किल का अच्छा मेथड नहीं है और ये रिलेट नहीं करता क्वेश्चनिंग स्किल के साथ। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसे हम हिंदी में प्रक्षेपी तकनीक कहते हैं उसे बताना है। देखिए प्रक्षेपी तकनीक जो कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे रोशा-मसी इंक परीक्षण, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, टैट, ठीक है, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, ये सब हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। किसके मेजरमेंट के लिए, पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए। तो और इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी जो है प्रक्षेपी तकनीक या कह ले प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। हमें स्टेज बतानी है किसकी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें एक इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देता है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को। तो इसको हिंदी में समझिए, एक सृजनात्मक समस्या समाधान की एक ऐसी अवस्था बतानी है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं को ध्यान नहीं देता है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान नहीं देता है, जिसमें प्रिपरेशन स्टेज आ जाएगी। उसके बाद है हमारा ट्रांसलेशन, देन सी है हमारा इल्यूमिनेशन एंड द लास्ट है इंक्यूबेशन। इसमें से हमें बताना है कौन सी ऐसी स्टेज है जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को अटेंशन नहीं देती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, इंक्यूबेशन, जिसको हम हिंदी में उद्भवन कहते हैं। देखिए ये सृजनात्मक समस्या समाधान की एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी समस्या के बारे में चेतन रूप से या कॉन्शियस माइंड होकर के सोचना समझना छोड़ देता है, उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन वही प्रॉब्लम उसके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। उसको जो हम कहते हैं अचेतन अवस्था में वो प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये जो अवस्था होती है वो इंक्यूबेशन की कहलाती है। तो इसमें इररिलेवेंट बातों पर इतना ध्यान व्यक्ति केंद्रित नहीं करता है और कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं देता है असंगत सूचनाओं को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज। हमें स्मॉलेस्ट यूनिट को बताना है स्पोकन लैंग्वेज में, यानी बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है। सिमेंटिक्स, मॉर्फीम, फोनीम एंड सिंटैक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोनीम, जिसको ध्वनिग्राम कहते हैं। देखिए सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है। इसे में स्वनिम में क्या होता है कि ऐसे वर्ड निकलते हैं जिनका जो अर्थ विभेदक होते हैं, जिनके अलग अलग अर्थ अलग अलग तरीके से वो जुड़े नहीं होते आपस में। जैसे का बोला किसी ने, बच्चे ने पा बोला, ठीक है, ये क्या है, ये अलग अलग है, अर्थ विभेदक है। तो इसी को फोनीम कहते हैं। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पोकन लैंग्वेज की। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रेडिक्टेड। ऐसा क्वेश्चन इनमें से कौन है जिससे हम क्रिएटिव थिंकिंग को या सृजनात्मक चिंतन को अच्छे ढंग से अनुमानित कर सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
तो जिसमें पहला ऑप्शन है हु कैन आंसर इट, टेल द राइट आंसर, कैन यू टेल इट्स आंसर, व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। तो आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हमें समझना है ये क्यों है। व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, जब हम एज अ टीचर किसी बालक से एक ऐसी समस्या दें और उसके अलग अलग समाधान पूछें, तो हम उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा, बालक तरह तरह सोचने के ढंग को अपनाएगा। वो सोचेगा इसका ये यूज़ है तो इसका कुछ और भी यूज़ होता होगा, इससे कुछ फ़ायदा है तो इससे कुछ नुकसान भी होता होगा। तो ये डिफरेंट वेज है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए। तो इससे क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग को हम अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अनुमानित कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माइक्रो टीचिंग इज, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। पहला है इवैल्यूएशन टीचिंग, दूसरा है रियल टीचिंग, तीसरा है स्केल डाउन टीचिंग और लास्ट है इफेक्टिव टीचिंग। तो देखिए, इवैल्यूएशन टीचिंग यानी मूल्यांकन शिक्षण, क्या सूक्ष्म शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण है। दूसरा है रियल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण। तीसरा है स्केल डाउन टीचिंग, जिसे अश्रेणीय टीचिंग कहते हैं, जो श्रेणी से रिलेटेड है। इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावशाली शिक्षण। तो देखिए, इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको पहले बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सी, स्केल्ड डाउन टीचिंग, जिसे अश्रेणीयन या श्रेणीयन शिक्षण कहेंगे। क्यों माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग कहा जा रहा है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए टीचिंग पूरी करनी होती है। इसमें जैसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमें प्रिपरेशन करना होगा, देन हमें प्रेजेंटेशन करना होगा, फिर हमें फीडबैक मिलता है, उसके कुछ टाइम के बाद हमें अगेन प्रिपरेशन करना होता है, अगेन प्रिपरेशन के बाद अगेन प्रेजेंटेशन, देन लास्ट में हमें अगेन फीडबैक मिलती है। तो ये क्या है, एक स्केल डाउन टीचिंग है। ठीक है, हम किसी एक स्टेप्स में चल रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है, स्केल डाउन टीचिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, हमें यहाँ पर मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। इसमें लिस्ट ए में पहला जो है हल ने कौन सी थ्योरी दी है, हल ने नीड थ्योरी दी है या फिर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो हमें पता है कि हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है। सो ए का 1/4। मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। देन वी नो दैट फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। द वेरी फेमस मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज मैस्लो, जो कि फेमस है किसके लिए, नीड थ्योरी के लिए। नीड थ्योरी जिसे आवश्यकता सिद्धांत कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन जा रहा है वो है डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So the right option of this question is option number B, A का 1/4. So Hull is related with drive reduction theory. So the correct option of this question is also option number B. Question number 11 देखिए, which of the following principle is not included in programmed learning? कौन सा सिद्धांत है जो प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो हमें ये पता है प्रोग्राम्ड लर्निंग में बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ये सही ऑप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, ये भी सही बात है। और प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, कहीं ना कहीं पुनर्बलन का सिद्धांत तो इसमें फॉलो किया ही जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट को हमें ध्यान में रखना है और नॉट को ध्यान में रखते हुए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, जिसको अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत में इसका वर्णन किया है। थॉर्नडाइक ने 3 तरीके के मुख्य नियम बताए हैं, जो इसमें पहला है लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये 3 नियम किसके हैं, थॉर्नडाइक के। तो यहाँ पर इसका रोल नहीं है प्रोग्राम लर्निंग में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ सी, विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ थॉर्नडाइक्स
स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी सुनाओ। थॉर्नडाइक की स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी से कौन से रिलेटेड नहीं है? नॉट, देखिए नॉट को आप लोग जरूर ध्यान में रखा करिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ड्राइव, मोटिव एंड स्टिमुलस, ये तीन थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेट करते हैं, लेकिन जो ऑपरेंट बिहेवियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, लेकिन थॉर्नडाइक की थ्योरी से ये रिलेट नहीं करता, बल्कि ये स्किनर की थ्योरी से रिलेट करता है। सो ऑपरेंट बिहेवियर जो कि स्किनर की थ्योरी से रिलेट करता है, वो थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी से रिलेट नहीं करेगा। तो हमें जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल इन गैनेज हायरार्की लर्निंग। गैने ने जो अधिगम सोपान की बताई है, उसमें हमें लोएस्ट लेवल पे कौन सी लर्निंग टाइप आती है वो बताना है। तो हमें ये ऑप्शन तो बिल्कुल आसानी से कर लेना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रृंखला अधिगम, जिसे सिग्नल थ्योरी, जिसे हम ऑप्शन नंबर सी सिग्नल लर्निंग, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के बाद उद्दीपक अनुक्रिया, इस तरीके से हमारे जो एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, देन वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है ना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इसमें 8 टाइप्स में जो लोवेस्ट लेवल पे है वो है सिग्नल लर्निंग, जिसको संकेत अधिगम कहते हैं। ये लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन जो सबसे ऊपर है, जो सबसे टॉप पे है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की टाइप, क्योंकि ये सबसे उच्च स्तर होता है इसका लर्निंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किसने बताया है? ये गैने की हायरार्की है। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वॉइस क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जांपल ऑफ। जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है शिक्षण के दौरान, वो किसका उदाहरण है? स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन और स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्लोजर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है कि जब पढ़ाने के दौरान आवाज़ का ऊपर नीचे करना, हाथों का हेर फेर करना, भाव भंगिमा का जो हमारे गेस्चर्स होते हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये उतार चढ़ाव है, ये मॉड्यूलेशन है, जो हम टीचिंग के दौरान हमें यूज़ करना चाहिए। इससे एक इफेक्ट पड़ता है टीचिंग पर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है? मॉड्यूलेशन है, जिसको हम उतार चढ़ाव बोलते हैं, जो कि यूज़ होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमें एलिमेंट को बताना है जो नहीं है कम्युनिकेशन का, संचार की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, वो बताना है। मीडियम, बिल्कुल, माध्यम तो संचार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए। इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। इन दोनों के बीच में अंतर क्रिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना संदेश प्रेषित नहीं हो सकता। देन है फीडबैक। फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान। क्या होता है कि आपके एक सेंडर के माध्यम से रिसीवर तक संदेश पहुंचा, देन रिसीवर से अगर कोई रिस्पांस नहीं आया या कोई फीडबैक नहीं आया, तो सेंडर को पता नहीं चलता कि उसका मैसेज पहुंचा भी है, उसका संदेश पहुंच भी पाया है वो या नहीं पहुंचा। तो फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ सी, रेनफोर्समेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? यहाँ पर कहीं आपने स्टेप में कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि रेनफोर्समेंट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो इसका राइट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि पुनर्बलन संचार की प्रक्रिया का तत्व नहीं है। नाउ गाइस, थैंक यू सो मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेट के पेपर के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, आपको ये क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो ज्ञानेश्वरी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।